तो छात्रों, कैसे हैं आप सब। आज हमारी 5वीं कक्षा है और यह शास्त्री द्वितीय खंड के लिए है। कल की कक्षा में हमने राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक का जिक्र किया था और उनकी कविता के कुछ अंश पढ़े थे। अब उस अंश से आगे, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदुगति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उसमें ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सनद महक उठते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी, जो कि राष्ट्रीय धारा के कवि हैं, लेकिन जो हम उनकी कविता भी पढ़ रहे हैं पथिक, वो पूर्ण रूपेण प्रकृति के ऊपर, प्रकृति सौंदर्य के ऊपर उनकी ये कविता अवस्थित है और इसमें उन्होंने काफ़ी उपमाओं का प्रयोग किया है। इसके बाद इसमें भी कुछ ऐसे क्लिष्ट शब्द हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ताकि इस कविता का जो अंश है उसका भावार्थ समझने में आपको आसानी हो। गंभीर का अर्थ है गहरा, तम अंधेरा, अर्ध आधी, निशा रात्रि, जग संसार, अंतरिक्ष धरती की सीमा से परे, सस्मित मुस्कुराता हुआ, बदन मुख, जगत संसार मृदु कोमल, गगन आकाश, विमुक्त प्रसन्न नभ आकाश, चंद्र चांद, विहस हंसना, वृक्ष पेड़, विविध कई तरह के, पुष्प फूल, तन शरीर, हर्ष खुशी, मुग्ध प्रसन्न, सानंद आनंद सहित। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो इस काव्यांश में उद्धृत हुए हैं, जगह जगह पर इनका प्रयोग हुआ है। और जब आप ये शब्द समझ लेंगे तब आपको कविता के हर शब्द बड़े आसान लगेंगे। जैसे मैं फिर से पढ़ता हूँ कि जब गंभीर तम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है। यहाँ गंभीर का तात्पर्य है गहरा, तम का अर्थ है अंधेरा, अर्ध का मतलब हुआ आधा और निशा रात्रि। तो इसमें इसका जो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जब आधी रात्रि में गहरा अंधेरा छाता है और जो गहरा अंधकार होता है वो इस संपूर्ण जग को ढक लेता है, यानी कि जब काली अंधेरी रात होती है तब अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। तब जो अंतरिक्ष रूपी आसमान है उसमें छोटे छोटे तारे बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़े सुकून देते हैं। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से गाता है, और जब ये तारे छोटे छोटे जगमगाने लगते हैं तब कहीं बैठा हुआ जो आसमान है वह खुली हुई मुस्कान से मुस्कुराता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और जो किनारे वो खड़ा है गगन, वो गंगा से हिलकोरे लेकर उनकी लहरों से मिलता हुआ बहुत सुरीले स्वर में गाना गाता है। यहाँ गाना गाने का मतलब ये नहीं है, गाने का मतलब ये है कि मंद मंद हवा बहती है और आप इमेजिन करें कि उस काली अंधेरी रात में जब सितारे हों, जगमगा रहे हों, और तब सागर की लहरें अटखेलियाँ करती हुई जब मुस्कुराती हैं तो वो दृश्य कैसा होगा। इसी को शब्दार्थ में इस तरीके से बताया गया है कि पथिक बताता है जब आधी रात को गहरा अंधकार सारे संसार को ढक लेता है और आकाश की छत पर जब तारे को बिखेर देता है, अर्थात आकाश में तारे जब चमकने लगते हैं, उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार का स्वामी अर्थात ईश्वर धीमी गति से आता है और समुद्र के तट पर खड़े होकर आकाश गंगा के मनमोहक गीत गाता है। और इसी कविता का जो आखिरी काव्यांश है, आखिरी पैरा है, वो मैं पढ़ देता हूँ और फिर उसके शब्दार्थ की तरफ चलेंगे कि वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रिय प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी,
लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। यहाँ कुछ शब्द फिर ऐसे हैं जो काफ़ी क्लिष्ट हैं और पहले उसके शब्दार्थ मैं आपको बता दूं। वन जंगल, उपवन, बाग, गिरी पहाड़, सानु समतल भूमि, कुंज वनस्पतियों का झुरमुट, मेघ बादल, आत्म प्रलय मन का फूट पड़ना, नयन आँख, नीर पानी, झड़ना निकलना, तट किनारा, तृण घास, तरु पेड़, नभ आकाश, जलद बादल, विश्व विमनोहरहारी संसार को मुग्ध करने वाली, मनोहर सुंदर, उज्ज्वल उजली, जी दिल, बानी वाणी, स्थिर ठहरा हुआ, आनंद प्रवाहित यानी कि आनंद से बहने वाली धारा, सुखकर सुखदाई, परम अत्यधिक अतिशय अत्यधिक। हिंदी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये कि इसके पर्यायवाची शब्द काफ़ी होते हैं। एक ही शब्द के बदले काफ़ी शब्द कहे जाते हैं और कविताओं में उनका उपयोग अधिक होता है क्योंकि हम बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बातों को कहना चाहते हैं। देखिए, कहानी और उपन्यासों के लिए शब्दों की कोई सीमा नहीं है। वो काफ़ी शब्द लंबे बन सकते हैं, वाक्य बड़े लंबे बनते हैं और तब हम उसको उस तरीके से कहानी में उपयोग करते हैं। लेकिन कविता की अपनी सीमा होती है, इसलिए कविताओं में कुछ ऐसे शब्द गढ़े जाते हैं जिसके मतलब काफ़ी होते हैं। जैसे हम आकाश की बात करते हैं तो कहीं इसी आकाश को हम नभ भी कह देते हैं, इसे हम कभी अंतरिक्ष भी कह देते हैं, कभी हम आसमान कह देते हैं। तो जब सूर्य है, सूर्य को हम रवि भी कह देते हैं, दिनकर भी कह देते हैं। तो हमें जब कविता के अनुसार जो शब्द जब एप्रोप्रिएट लगता है हम उस शब्द का उपयोग करते हैं। बस कविता की आत्मा नहीं मरनी चाहिए। अब इसमें है कि वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। ये मैं एक लाइन ले रहा हूँ कविता की और इसी से आप समझ जाएंगे। इसके जो छोटे छोटे आप शब्दों को जानते जाएंगे तो इस एक लाइन से ही आपको सारा भावार्थ मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। वन का मतलब जंगल है, उपवन का मतलब बाग है, गिरी का मतलब पहाड़ है, सानु का मतलब है समतल भूमि। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि चाहे वो वन हो, बाग हो, पहाड़ हो या फिर समतल भूमि हो, मेघ सब जगह बरसती है। यानी कि बारिश सब जगह बरसती है। अगर बारिश की बूंदें गिरती हैं धरती पे तो क्या पहाड़, क्या वन, क्या उपवन, क्या समतल भूमि, क्या बिहड़, कोई भी ऐसी जगह नहीं बचती जो बारिश के बूंदों से गीली नहीं होती। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन झीर झड़ते हैं। अब यहाँ शब्दार्थ में हमने बताया था आत्म प्रलय का मन। आत्म प्रलय का मतलब है मन फूट पड़ता है। तो यहाँ कवि खुद अपने बारे में कहता है, जब बारिश की बूंदों को इस तरह से बौछारित होते हुए देखता है तो कहता है कि मेरा जो मन है वह भी फूट पड़ता है। और जो एक आँख से जैसे आंसू निकलते हैं, अभी जो दृश्य है उत्पन्न हो रहा है वो उसी तरीके हो रहा है कि आसमान रूपी आँख से बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिर रही हैं, टपक रही हैं और इस मनोरम दृश्य को देखकर कवि बड़ा प्रसन्न हो रहा है। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं इस पूरे पद्यांश की कि पथिक प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत है। वो कहता है कि प्रकृति की प्रेम लीला से वन, उपवन, पहाड़, समुद्र, तल व वनस्पतियों पर मेघ बरसने लगते हैं। स्वयं पथिक भी बहुत भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
वह अपनी प्रिया से कहता है कि हे प्रिय, समुद्र की लहरों, किनारों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाश, किरण व बादलों पर लिखी गई विश्व की मोहित करने वाली कहानी को पढ़ो। यह बहुत प्यारी है। प्रकृति सौंदर्य की यह प्रेम कहानी बहुत मधुर, मनोहर व पवित्र है। पथिक चाहता है कि वह अपनी इस प्रेम कहानी का अक्षर बन जाए और विश्व की वाणी बने। यहाँ सदा आनंद प्रवाहित होता है, पवित्रता है तथा सुख देने वाली शांति है। यहाँ प्रेम का राज्य छाया रहता है तथा यह बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार ये पूरी जो 4 पैरे में ये कविताएं हैं और इस कविता का जो व्याख्या हमने की है वो कुल मिलाकर यही है। और इसका जो जीस निकलता है, इसका जो सारगर्भित तत्व है वो यह है कि अगर विश्व में कुछ भी मनोरम है, दर्शनीय है, विश्व में कुछ भी, तो वो प्रकृति है। और प्रकृति से सानिध्य हमारा या आपका जितना बढ़ेगा, आपके मन में उतनी शांति बढ़ेगी, आपका मन उतना सुकून लेगा। क्योंकि जो आज की दुनिया है, इस भाग दौड़ की दुनिया में हम अपनी प्रकृति को बहुत दूर छोड़ के आ गए हैं। आप जानते भी हैं कि लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं और जिससे मौसम हमेशा प्रतिकूल होता जा रहा है। सर्दियों का सीज़न जब आता है तो सर्दी पता नहीं चलती, कभी सर्दी इतनी ज़्यादा लगती है, मतलब मौसम बेकाबू हो गया है। बिन मौसम कोई बरसात होती है, वो सिर्फ इसलिए है कि हम प्रकृति में संतुलन बनाकर नहीं रखते, प्रकृति असंतुलित हो चुकी है। तो अगर व्यक्ति को सबसे अधिक निकटस्थता किसी से दिखानी चाहिए तो वो प्रकृति है। इसलिए प्रकृति को हम जितना सहेज सकते हैं, जितना खूबसूरत बना सकते हैं, ये हमारे अपने हाथों में है। खैर, इस कविता के इस बारे में विशेष क्या है, तो प्रकृति के प्रेम का यहाँ उत्कट रूप वर्णित हुआ है। आश्चर्यबोधक और भावबोधक शैली का है में कविता कही गई है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, मुक्त छंद में है ये। अनुप्रास अलंकार की छटा है इसमें। आंसुओं के लिए नयन नीर बहुत सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। सुंदर के साथ 2 विश्लेषण, परम और अतिशय, दोनों बहुत प्रभावी हैं। अब इस कविता के साथ कुछ प्रश्न उत्तरी है, वो हम देख लेते हैं कि कैसे, अगर कुछ प्रश्न आता है मन में हमारे, तो वो कैसे उसका निदान हो पाएगा। जो सबसे बड़ी बात है कि आपको, अगर आपके जो प्रश्न है वो परीक्षा में जो पूछे जाएंगे, वो 2-3 लाइनें आपको दे दी जाएंगी कविताओं की और उसका भावार्थ आपको स्पष्ट करने को कहा जाएगा। तो अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो लेकर आप बैठ जाएं, क्योंकि मैं 2-2 लाइनें कविता की पढ़ूंगा और फिर उसका भावार्थ समझाने की कोशिश करूंगा। पहला है कि सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से गाता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। फिर से सुनिए, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो जो मैंने आपको बताया था, इसमें लिखना इस तरीके से है कि प्रस्तुत काव्यांश राष्ट्रीय धारा के कवि राम नरेश त्रिपाठी की अत्यंत सराहनीय रचना पथिक से ली गई है। और इन पंक्तियों में कवि रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करता है। वह बताता है कि संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है और तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। फिर से सुन लीजिए कि प्रस्तुत काव्यांश राष्ट्रीय धारा के कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित कविता पथिक से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करता है। वह बताता है कि संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है और तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा में मधुर गीत गाता है। इसी तरह एक दूसरी पंक्तियां हैं कविता की कि कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल हैं यह प्रेम कहानी, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल हैं यह प्रेम कहानी, जी में हैं अक्षर बन इसके, बनो विश्व की बानी।
उपयुक्त कविता के जो अंश हैं वो राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक से ही ली गई है। और इन पंक्तियों में कवि कहता है कि प्रकृति के सौंदर्य की प्रेम कहानी को लहर, तट, तिनके, पेड़, पर्वत, आकाश और किरण पर लिखा हुआ अनुभव किया जा सकता है। कवि की इच्छा है कि वह मन को हरने वाली उज्ज्वल प्रेम कहानी का अक्षर बने और संसार की वाणी बने। वह प्रकृति का अभिन्न हिस्सा बनना चाहता है। तो बच्चों, आज की जो कक्षा हमने ली है वह राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक हमने पढ़ी और इसके व्याख्यांश और इसके भावार्थ को हमने समझने की कोशिश की। कल हम निबंध के ऊपर बातचीत करेंगे कि निबंध कैसे लिखी जाए और निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंधों को लिखने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।